हाँ अमृता, तुम जो देख रही हो वो क्राइम सीन है। बिल्कुल वैसा जैसे हुआ था। बिल्कुल वैसा ही। क्यों, कोई डाउट है? वो साइकिल एक फोटोग्राफ है रास्ते का। साइकिल उसे काफी दूर मालूम होती है। साइकिल हमें लाश के पास से मिली थी, रास्ते से दूर। पर खेतों में जहां राखी की लाश मिली है वो रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है। वहां कोई साइकिल चलाकर नहीं जा सकता। साइकिल जानबूझकर रखी गई है, लाश के पास प्लांट की गई है। आपके इमीडिएट संदिग्ध कौन है इंस्पेक्टर यादव? संदिग्ध तो कहीं है अमृता, पर अभी तक हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है हमसे। डेफिनेटली जो भी होगा इस लड़की राखी से ही जुड़ा होगा। लेकिन ये राखी की साइकिल इंस्पेक्टर, इस साइकिल की क्या कहानी है? नतू काका, ये वाली। हाँ राखी बेटा, ये वाली सही रहेगी, इसके दाम भी कम है। बाबा, अब साइकिल चलाकर काम पर जाओगी? हाँ बाबा, शेयर ऑटो के पैसे बच जाएंगे ना। अपनी माँ का हाथ बटाओगी तो काफी सर दर्द बचेगा हम सबका। और ये काम पर जाना जरूरी क्यों है? हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है आगे बाबा, और उसके लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। तू समझती नहीं है, तू जो करने चली है वैसा होता नहीं कभी। सही नहीं है ये। पर बाबा, जो मैं कर रही हूँ और जो करना चाहती हूँ, जब मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? राखी भामरिया का केस हमारे सबसे मुश्किल केसेस में से एक था। इस केस ने पूरे सिस्टम को झंझोड़ कर रख दिया, जिसकी कंपन राजनीतिक स्तर पर भी महसूस हुई। तहकीकात में ढील बरती जा रही है क्योंकि पीड़ित लड़की दूसरी जाति से थी। जाहिर है कि पुलिस बड़ी जाति के गुनहगारों को छूने से भी कतराती है। मेरा सुझाव है कि यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। एक एसआईटी गठित की जाए। स्थानीय पुलिस भामरिया परिवार को न्याय नहीं दिला पाएगी। चंद्रोनी गांव की रहने वाली 19 वर्षीय राखी भामरिया हर रोज भोलागंज कस्बे में काम पर जाती और शाम को लौटती। 11 सितंबर 2017 को राखी अपने घर नहीं लौटी थी। राखी कहाँ है नीलम? लौटी नहीं अभी तक। 6:45 बज रहे। वही तो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आप जरा विनय जी को फोन लगा के पूछिए ना, अभी अंधेरा होने को है, अकेली साइकिल पे कैसे आएगी? और खरीदो साइकिल, मना किया था मैंने, लेकिन राखी सुनती कहाँ है। हेलो, विनय जी, रामलाल बोल रहा हूँ। हाँ जी रामलाल जी बोलिए। राखी अभी तक निकली नहीं क्या? राखी तो निकल गई 5:30 बजे रोज की तरह। पहुंची नहीं घर अभी? नहीं,
नहीं पहुंची। अरे गांव में किसी घर बैठ गई होगी टीवी भी देखने, देखिए जाकर वहां पे। रामलाल जी, शिफा जी, वो राखी आई थी क्या आपके यहाँ टीवी देखने के लिए? बिजली तो अभी 10 मिनट पहले आई है, अभी तक तो टीवी शुरू भी नहीं किया। क्या हुआ, राखी घर पर नहीं पहुंची क्या? रमेश, तू इस तरफ जा और देख, हर घर में जाकर पूछना, ठीक है? चल। जहां तक हो सके देख का था। हेलो रामलाल चाचा, मैं रीतू बात कर रही हूँ। राखी घर पहुंची कि नहीं? कहाँ बेटा, उसी को ढूंढने तो निकले। लेकिन चाचा, राखी घर के लिए तो निकली थी। अच्छा, तो तुम लोग साथ में निकली थी? हाँ चाचा, रोज की तरह 5:30 बजे। चल राखी, कल मिलते हैं। बाय। मैं अपने गांव की तरफ मुड़ गई थी और राखी अपने चंद्रोल की तरफ। लेकिन नीतू बेटी, राखी तो घर पहुंची ही नहीं, कहीं और जाने की बात कर रही थी क्या? नहीं तो। अच्छा, तो तुमको कैसे पता चला कि राखी घर नहीं पहुंची है? वो विनय मामा ने मुझे फोन किया था, बोले कि राखी अभी तक घर नहीं पहुंची। बिरजू, राखी तुमको कहीं दिखाई दी है क्या? कब रामलाल चाचा? आज शाम 5:30 के आसपास। उसी वक्त विनय जी के दुकान से घर के लिए निकली थी। भोलागंज के रास्ते में कहीं दिखाई दी क्या तुमको? चाचा, आज तो मैं भोलागंज की तरफ गया ही नहीं था। क्यों, क्या हुआ? राखी घर नहीं आई क्या? नहीं आई। उसकी सहेली नीतू कह रही है कि वो चंद्रौनी के लिए ही निकली है। हम तो बहुत दूर तक देखकर चले आए, कहीं दिखाई नहीं दी। चाचा, किसी और दोस्त के घर पर तो नहीं रुक गई? और किसके घर पे रुक सकती है? राखी को मोबाइल नहीं दिया है क्या? नहीं, गांव के हर एक घर में जाकर पूछा, चंद्रौनी स्टेशन पर भी ढूंढा, कहीं नहीं मिली। पर बाबा, दीदी स्टेशन क्यों जाएगी? कहाँ जाने वाली है तुझको बताई थी क्या? नहीं बाबा। बोला था मैंने, इतनी दूर जाकर काम वाम करने जाने की जरूरत नहीं है, पर सुनती नहीं है। बोला था साइकिल वाइकिल मत खरीदो, फिर भी ली। जो मन में आया करती है। कोई सिर्फ अपनी मर्जी की सोचा करे तो दूसरों का क्या हाल होगा? देखिए, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। मेरा माथा गर्म हो रहा है और खून भी खौल रहा है। भूख लगा हुआ है, खाना निकालो। जी, बच्ची अभी तक घर नहीं लौटी है। तो रात भर हम भूखे बैठे, सोए नहीं। कल सारा काम वाम छोड़ छाड़ के उसको फिर से ढूंढने निकलेंगे, ठीक है? रोटी बनाएगी कि नहीं? बाबा, वो वहां पर वो दीदी का दुपट्टा है वो। बाबा, ये तो दीदी का ही है। बाबा, वो दीदी की साइकिल।
अपनी चंद्रौनी की लड़की है साहब, राखी भामरिया, और वो बैठा है इसका बाप रामलाल, और उसके बराबर में बैठा है इसका भाई रमेश। इनको लाश मिली थी। सर, काफी बेरहमी से मारा गया है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है ऐसा भी लगता है। इसकी साइकिल पास में ही है, भोलागंज में काम करती थी, वहां से घर को लौट रही थी। रामलाल जी, कुछ बता पाएंगे आप? सर, वो दीदी का दुपट्टा वहां पड़ा है। कहाँ? बड़ी जात वालों में से ही किसी ने ये काम किया होगा साहब। अरे किसी को पता होगा साहब कि गरीब की बेटी भोलागंज में काम करती है, शाम को अकेले लौटती है साइकिल पर, नजर रखी होगी किसी ने। नाथूराम जी, मंगल जी, अगर आपको किसी पर शक है तो नाम दीजिए। एक नाम कैसे ले साहब? ये बड़ी जात वालों की नजर में चुपती थी बच्ची, ऐसी होनहार, अपने पैरों पर खड़ी, अपने माँ बाप का हाथ बटाती थी। पढ़ाई में भी उसको अच्छे नंबर आते थे साहब स्कूल में, अपने बलबूते पर आगे पढ़ना चाहती थी। तो सोचिए कितनों की नींद हराम हुई होगी ये सोचकर कि एक गरीब छोटे जात की लड़की कैसे आगे बढ़ सकती है। रामलाल जी, कोई ऐसा था जो आपकी बेटी को छेड़ता था, उसे तंग करता था, या किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? रामलाल जी, रामलाल जी, गैंगरेप हुआ इंस्पेक्टर, काफी ब्रूटल, कम से कम 2 लोग होंगे। फिर गला घोटा गया? हाँ, पर लड़की खूब लड़ी होगी, काफी फाइट बैक की होगी। हाथ के नाखून टूटे हैं, पर लड़की आसानी से नहीं टूटी होगी। पूरी बॉडी पर निशान है, पीट पीट कर रेप हुआ है इंस्पेक्टर। हो सकता है 2 से ज्यादा लोग हों। ऐसा कह सकते हैं कि लड़की ने आखिरी सांस तक काफी हाथ पैर चलाया होगा। 4:30 बजे तक खेतों से सारे मजदूर चले जाते हैं, काफी सुनसान हो जाता है वो इलाका जहां पर यह हुआ। लड़की चिल्लाई भी होगी मदद के लिए। हाँ, जितना स्ट्रगल हुआ है उससे तो ऐसा ही लगता है। क्राइम सीन से हमें ऐसा कोई कपड़ा नहीं मिला जिससे मुंह बंद किया गया, लेकिन किसी ने चीखें सुनी हो ऐसा भी कोई सामने नहीं आया। मैडम, हम इस पॉइंट से अपने अपने रास्ते गए थे, मैं उस तरफ, राखी उस तरफ, रोज की जैसे। तुम और राखी गहरे दोस्त हो? जी, स्कूल से। क्या कोई तुम लोगों का पीछा कर रहा था उस दिन? शायद 2 या 3 आदमी जो शायद राखी के पीछे पीछे उस तरफ गए हैं। नहीं मैडम, ऐसा लगा तो नहीं, हम तो बस साइकिल चलाते हुए गप्पे मारते हुए जा रहे थे। पिछले 2 महीने से हम ऐसे ही साइकिल पर जाते थे। पिछले 2 महीने से? उससे पहले? उसके पहले राखी के पास साइकिल नहीं थी ना, उसने अभी जुलाई में ही खरीदी थी। तो उसके पहले वो कैसे आती जाती थी, बस या रिक्शा? शेयर रिक्शा से। तू फिक्र मत कर रामलाल, ये बड़ी जात वाले हमारे बच्चों को ऐसे कुचल नहीं सकते। देखना, छोड़ेंगे नहीं। अरे पर पुलिस उन्हें पकड़ेगी नहीं मंगल काका, कुछ नहीं करेगी पुलिस। कैसे नहीं करेगी रे सोनू? हम सब मिलकर ऐसी आवाज उठाएंगे कि विधानसभा तक गूंज उठेगी, मंत्री की कुर्सी हिल जाएगी। देखना तू। मोबाइल नहीं था राखी के पास? सर, मोबाइल को तो फिजूल खर्चा मानती थी वो, एक पैसा बचाती थी। विनय जी, ये राखी आपके यहाँ काम कब से करती थी? यही कोई पिछले 6 महीने से। उससे पहले मेरे भाई रतन की दुकान पर काम करती थी, वो सामने। दरअसल हमारी भांजी नीतू की एक खास सहेली थी राखी, उसे काम की बहुत जरूरत थी तो मैंने काम पे रख लिया। फिर मेरा कुछ मंदा चल रहा था तो उसे ना कहना पड़ा। लड़की बहुत होनहार थी, नीतू ने कहा इसे कुछ और काम दिला दो, तो मैंने विनय से कहा कि देख ले अगर तुझे जरूरत हो तो। क्या कोई ऐसा था जो राखी का पीछा करता था, उसे छेड़ता था या उस पर नजर रखता था? हमारे इलाके में हमारी दुकान पर काम करने वाली लड़की को अगर कोई छेड़ता तो हम उसको छोड़ते? सर आप गांव में पता कीजिए, ये जो भी कमीना है चंद्रोनी से ही होगा। सर आप बिरजू रिक्शे वाले से पूछिए, 2 महीने पहले तक उसी के शेयर रिक्शा में आती जाती थी वो। पिछले 2 महीने से राखी अकेले साइकिल से चंद्रौनी से भोलागंज आती जाती थी। कौन था जो मौका ढूंढ रहा था? तेरे गांव का था कोई जो राखी के पीछे था? नाम बोल बिरजू। साहब ऐसे पक्का कैसे किसी के बारे में बोल सकता हूँ? तो कच्चा बोल दे। किसने बताया कि तू और राखी 12वीं तक एक ही क्लास में थे और 2 महीने पहले तक राखी तेरे ही रिक्शा से आती जाती थी? हाँ साहब, मैं ज्यादा चंद्रौनी और भोलागंज के बीच ही अप डाउन करता हूँ। राखी बहुत होशियार थी, हर चीज में परफेक्ट, एकदम टाइम टू टाइम। सुबह 8 को काम पे निकलती थी, एक दिन 1 मिनट भी लेट नहीं।
हर शाम को ठीक 5:30 को वो भोलागंज रिक्शा स्टैंड पे आ जाती थी, जहां मैं अपना रिक्शा लगाता हूँ साहब। सोचकर ही सुन पड़ जाता हूँ साहब कि राखी के साथ किसी ने ऐसा कुछ कर दिया। किसी पर शक? स्कूल से, गांव से या कहीं और से? या कोई ऐसा जिसने राखी को कभी छेड़ा हो या प्रपोज किया और राखी ने मना कर दिया हो? गांव में एक सोनू साहू है साहब, बड़ा हीरो बन रहा है, बोलता आवाज उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साहब इस आवाज में एक चीज दब रही है। तो अब तू क्यों उस चीज को दबा रहा है? बोल सीधे। सोनू राखी को चिढ़ाता था, जब देखो आए लड़का ऐसे करके बुलाता था उसे। और क्या कहता था? कभी कुछ किया उसने? राखी के साथ तो पता नहीं, लेकिन एक बारी सोनू की वजह से मेरी रिक्शा में बवाल हो गया था। अरे क्या हुआ? रिक्शा रोक! भेजो रिक्शा रोक! अरे रुक! निकल साले तू! समझता क्या तू अपने आप? हाँ? समझता क्या? क्या कर रही है कमला तू? क्या हुआ कमला? क्या हाथ घुमाते घुमाते कहीं पे भी हाथ लगाएगा तू? हाँ? क्या बोल रही है तू? सोनू चल माफी मांग। अबे माफी तो तू मांग। 3 के बजाय 4 को बिठाता, कभी 5 को। साला हाथ रखने का जगह नहीं रहता है। तो मेरे सीने पे हाथ रखेगा बेशरम साले! हो गया कमला बस। सोनू ने कभी राखी को छेड़ा था? कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था दोनों के बीच? झगड़ा तो हुआ था साहब, रामलाल चाचा ने तो राखी की ही क्लास ले ली थी। चल सुन साहू, बात करनी है तुझसे। क्या बात करनी है? चल तो सही, चल। सर बात मेरे दिमाग से निकल ही गई थी, लेकिन जब आज राखी के माँ बाप से मिला तो अचानक से खनकी। कौन सी बात विनय जी? राखी ने उस दिन एडवांस लिया था मुझसे। एडवांस? कितना एडवांस था? उसने 1850 मांगे थे, तनख्वाह उसकी 3500 थी। देंगे ना विनय जी? अरे राखी, लेकिन अभी तो सिर्फ 11 तारीख हुई है ना। थोड़ा अर्जेंट है। कितना एडवांस चाहिए तुझे? 1850। रुक, अब सर पैसे किस लिए चाहिए थे ये तो मैंने पूछा नहीं, उसकी अपनी कमाई थी। लेकिन हमें तो कोई पैसे नहीं मिले, न लाश के पास न कपड़ों में। सर क्राइम सीन पर भी और जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई तब भी मैंने दोनों बार चेक किया था सर। राखी के पास कोई पैसे नहीं निकले थे। दरअसल मैं उसका मोबाइल फोन ढूंढ रही थी। रकम छोटी थी, हमलावर भी छोटे मोटे चोर हो सकते हैं कंचन। हो सकता है कि लूट के साथ साथ उन्हीं लोगों ने रेप और मर्डर भी कर दिया। सर छोटे लुटेरों के लिए भी रकम काफी छोटी थी, और अगर लूट का इरादा था तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे मालूम था कि राखी ने उसी दिन एडवांस लिया था। शायद कोई जान पहचान का हो। एंगल तो सोचने वाला है। वैसे घर वालों की कंडीशन क्या है? सर कंडीशन जैसी भी हो, मुझे लगता है हमें उनसे जल्द से जल्द बात करनी चाहिए। पता तो चले राखी ने उस दिन एडवांस क्यों लिया था। ये क्या बात हुई साहब? आपने हमारी बिरादरी के लड़के को उठा लिया? मेरा सोनू शरारती है, लेकिन इंसान है, हैवान नहीं। अरे आप लोग अभी तक बड़ी जात वालों के मोहल्ले में भी नहीं गए हो साहब, और उल्टे हमारे ही जात के लड़के को फंसा रहे हो। देखिए नाथुराम जी, मंगल जी, ब्रजेश जी, हमने सोनू को ऐसे ही नहीं उठाया, हमें कुछ खबर मिली है। हम भी तो सुने। ऐसी कौन सी झूठी खबर है जो आपको सच लग रही है? देखिए मेरा सोनू चंद्रोनी में ही काम करता है, और 11 तारीख को शाम को काम से सीधे घर आ गया था वो। तो भोलागंज क्यों जाएगा वो? पहले भी तो गया है ना भोलागंज। लेकिन 11 तारीख को नहीं गया था। इसकी हम तहकीकात करेंगे ब्रजेश। क्या खाक तहकीकात करेंगे आप? आप तो हमारे लड़के को मार मार के कुछ भी अनाप शनाप कबूल करवा लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को एक तरफ रखते हैं। हमें हमारा काम करने दीजिए, और इस वक्त हमारा काम है राखी भामरिया के अपराधियों को पकड़ना। इस समय हमारे लिए और कोई चीज मायने नहीं। किसी ने आपको मेरे बारे में गलत सलत बताया साहब? मैंने राखी को कभी नहीं छेड़ा। ए लड़का यही कहकर छेड़ता था ना तू राखी को? वो छेड़ता नहीं था साहब, चिढ़ाता था बस, क्योंकि वो लड़कों जैसी हरकतें करती थी और लड़का बनने की कोशिश करती थी, इसीलिए वो तुम 2-3 लड़कों पर भारी पड़ी, काफी लड़ी। चल बाकी लोगों के नाम बोल। मैंने कहा ना साहब, मैं काम के बाद सीधा घर चला गया था, और मैंने राखी को नहीं मारा, और मैं इन सबके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तेरे इसी छेड़ने की वजह से एक बार राखी ने तुझे आड़े हाथों लिया था, है ना? ए सोनू, क्या बोला रे तू? मैंने क्या बोला? अभी जब मैं यहाँ से गुजरी तो तू क्या बोला? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, समझी? मैंने क्या बोला तुझे? फट्टू साला, अब बोल क्या बोला? लड़का बोला। ए लड़का, ओए लड़का, खुश। लड़कों जैसी हरकतें तो लड़का ही बोलेगा ना। अरे रे बोल, अब बोल ना। राखी हाथ छोड़। अब क्यों नहीं बोल रहा है? बोल रहा, हाथ छोड़ मेरा। राखी बेटा छोड़ इसे, छोड़। आज के बाद अगर आते जाते फुसफुसाया ना तो ये उंगली नहीं हाथ तोड़ दूंगी। छोड़ इसे, छोड़। इसके मुंह मत लग। चाचा के बोलने पे लिहाज कर रही हूँ, वरना दांत तोड़ देती आज तेरे। चल काम कर। और उस दिन के बाद से उसे चिढ़ाना छोड़ दिया था साहब।
राखी की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। पर उसके लिए घात लगाए बैठा रहा और मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ टूट पड़ा उस पर। ले लिया बदला। कैसा बदला साहब, कैसा बदला? मुझे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी उसमें। मुझे तो वो लड़का लगती थी, लड़कों जैसी हरकतें करती थी और एक नंबर की नकचुड़ी और घमंडी लड़की थी वो। आप उसके बाप से क्यों नहीं पूछते? गांव में कितने झगड़े थे उसके, किसी की नहीं सुनती थी वो। गांव वाले भी कहते थे कि लड़की जैसा पेश आया कर, लेकिन नहीं, उसके अपने अलग ही टशन, अलग ही गुरूर थे। जो तूने अपने साथियों के साथ मिलकर तोड़ दिया, कत्ल और रेप करके। चल बाकी लोगों के नाम बोल। क्या नाम बताऊं साहब? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया। हाँ, एक नाम दे सकता हूं। बोल। मनोज चौधरी। बड़ी अजीब बात है साहब, किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया अभी तक। कौन है मनोज चौधरी? राखी के साथ पढ़ता था साहब वो। राखी पर लट्टू था। 11 सितंबर को चंद्रुनी में ही था वो, उसके बाद से नहीं दिखा। मुझे नहीं पता राखी ने विनय जी से एडवांस क्यों लिया था। तुझे कुछ पता है? कुछ बोली थी राखी? राखी कुछ बताती नहीं थी, कुछ सुनती नहीं थी। 12वीं के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भोलागंज में नौकरी कर ली। मैंने उसे मना किया, समझाया कि लड़की है, उसे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सुनी नहीं। फिर वो साइकिल खरीद ली तनख्वाह से, ऐसे ही एडवांस लेकर। मैंने तब भी टोका था, फिर भी नहीं सुनी। हमेशा अपने मन मर्जी की करती थी। हमने सुना है राखी आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए काम कर रही थी, कॉलेज के लिए पैसे जुटा रही थी। बड़े बड़े सपने देखती थी वो, अपने दायरे में रहना नहीं आता था उसको। मैं जिला परिषद में चपरासी, ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा, लेकिन राखी पे तो कॉलेज का भूत चढ़ गया था। हमेशा ऐसे सपने देखती थी जो हमारी औकात से बाहर थे। नौकरी करोगी? हाँ बाबा, आगे पढ़ना है तो बस उसी के लिए पैसे जमा करूंगी। 12वीं तक तो पढ़ चुकी है, ये नौकरी करने की, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? 19 की हो गई है। अब तो अपनी बिरादरी का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देते। बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, दिल्ली जाकर पढ़ना है, पीएचडी करना है। अपने बाप का मजाक उड़ा रही है। नीलम, क्या है ये? राखी, महीने के आखिर में आटे दाल के पैसे नहीं होते हैं। ये क्या सपने देख रही है तू? इसीलिए तो नौकरी करूंगी ना माँ, पैसे बचाऊंगी, कॉलेज के लिए अप्लाई करूंगी, स्कॉलरशिप लूंगी। इतना पढ़कर क्या हासिल कर लेगी? पापा जो हासिल करना होगा वो, लेकिन ऐसे बिना पढ़ाई किए, बिना डिग्री के तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। पढ़ना ही है तो दिल्ली विल्ली जाने की क्या जरूरत है? पास के किसी कॉलेज में चली जा, नंबर हो ना हो, अपनी बिरादरी का कोटा है। मैं अपने समाज में बात करके तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, फिर आराम से दाखिला हो जाएगा। बाबा मुझे आराम से कुछ नहीं चाहिए, 2-3 साल काम करूंगी और देखना उसी कॉलेज में अप्लाई करूंगी जहां मुझे पढ़ना है, वो भी बिना किसी कोटे के। क्यों? शर्म आती है तुमको हमारी बिरादरी पर? बड़े लोगों की बराबरी करना चाहती है? तू किसी भी कॉलेज में दाखिला ले ले, लेकिन उन लोगों के बीच कभी दाखिला नहीं मिलेगा तुझे। बाबा आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं मेरी बात को। मुझे किसी से कोई बराबरी नहीं करनी और किसी के बीच एडमिशन नहीं लेना है। मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ उसका बोझ आप पर नहीं डालना चाहती, उल्टा आपका बोझ कम करना चाहती हूँ मैं, और करूंगी। ये बोझ रमेश पढ़ लिख कर अपने सर ले लेगा। अब इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खाऊं। मैं इस सोच को नहीं मानती बाबा। रमेश भी पढ़े, आपका सहारा बने, पर मैं भी तो करना चाहती हूँ। और वैसे नीतू ने मुझे नौकरी दिलवा दी है उसके मामा जी की दुकान पर, भोलागंज में है। 3,500 रुपये पगार मिलेगी, थोड़ा पढ़ाई के लिए बचाऊंगी, बाकी रख दूंगी आपके हाथ में। बताइए क्या गलत है इसमें? मुझे नहीं पता किसे इतनी नफरत थी मेरी बेटी से, किसको उसने इतना गुस्सा दिलाया होगा कि उसके साथ ऐसा किया। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी बेटी हमेशा अपनी मनमर्जी की करती थी। उसके लिए जो डर लगता था मुझे, उसे न कभी दिखता न सुनाई देता। और ये उसकी माँ, ये भी उसको कुछ नहीं समझा सकी। ये एडवांस लेने के पीछे कोई खास कारण था क्या रामलाल जी? बता तो चुका हूं आपको, हमें कुछ नहीं मालूम। रमेश, तुझे कुछ पता है? हाँ, आपने कहा ना कि एडवांस लिया था राखी ने, तो मुझे याद आया कि उसने कहा था कि उसने विनय मामा से एडवांस लिया था। किस लिए लिया था उसने एडवांस नीतू? और उस शाम को जब तुम लोग घर के लिए निकले थे, तब क्या वो पैसे राखी के पास थे? वो मुझे नहीं मालूम मैडम, पर उस दिन राखी खाने पर नहीं आई थी, वरना हम हमेशा दोपहर का खाना साथ में ही खाते थे।
वो कहीं गई थी और जब मैं खाना खत्म कर रही थी तभी राखी आई। नीतू, ये रे तेरे 350। मैंने मांगी थोड़ी ना थे, बाद में दे देती। पर है तो तेरे ही ना, रख ले। मैंने आज ही विनय जी से ना एडवांस लिया है। मुझे ये नहीं पता था कि राखी ने कितना एडवांस लिया था, बस उसने मेरे 350 रुपए लौटा दिए थे। तुमसे पैसे क्यों लिए थे राखी ने? दरअसल मैडम, राखी ने पिछले महीने अपने छोटे भाई रमेश के लिए मेरी दुकान से कुछ किताबें खरीदी थी, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, उसी के लिए लिया होगा। तब राखी के पास पैसे नहीं थे, मैंने उसे उधार दिए थे। तुमने कहा 11 सितंबर को वो खाना खाने नहीं आई थी, तो वो कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, कुछ बताया था उसने? नहीं मैडम, नहीं बताया। मुझे लगा कि वो साइबर कैफे गई होगी, वो वहाँ काफी जाती थी। नीतू, तुम्हारे और राखी के स्कूल में एक मनोज चौधरी था। हाँ था, लेकिन मैं उससे उतनी क्लोज नहीं थी। राखी क्लोज थी? क्लोज मतलब? क्लोज मतलब वैसे कोई चक्कर था उनके बीच? मनोज चौधरी? हाँ, सोनू साहू बता रहा था कि मनोज चौधरी तुम लोगों की क्लास में था, तुम्हारी और राखी की 12वीं तक। हाँ साहब, बिल्कुल था, लेकिन वो इस हद तक जाएगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा साहब। इस हद तक मतलब किस हद तक? साफ साफ बोल बिरजू। साहब, पूरा स्कूल जानता था कि मनोज राखी को पसंद करता है। अब उसने उसको प्रपोज किया हो ये मैं नहीं जानता साहब। हमने सुना है कि 11 सितंबर की शाम तक मनोज चौधरी यहीं था, चंद्रोनी में। हाँ साहब, दिल्ली से आया था, मैं भी तो मिला था उससे। अरे हाँ, 11 सितंबर के बाद तो यहाँ दिखा ही नहीं, ये तो मुझे खनका ही नहीं साहब। हाँ सर, मेरे पापा ने मुझे राखी के बारे में बताया, सुनकर बुरा लगा मुझे। इत्तेफाक से 11 सितंबर को तुम भी चंद्रौनी में ही थे मनोज। कब निकले थे दिल्ली के लिए? सर उसी दिन को, 11 सितंबर को मेरी चंद्रौनी स्टेशन से शाम 5 बजे की ट्रेन थी। फिर इत्तेफाक, राखी भी भोलागंज से चंद्रौनी अपने घर के लिए 5:30 बजे ही निकली थी। वो सब मुझे नहीं पता सर, मैं राखी से 11 सितंबर को तकरीबन 1:30 बजे मिला था भोलागंज में। तो तुम 11 सितंबर को राखी से मिले थे? हाँ सर, मिला था। तुम कल तक चंद्रौनी पहुंच जाओ मनोज, हमें तुमसे जरूरी बातें करनी है। सर, राखी जिस साइबर कैफे में अक्सर जाया करती थी वो विनय की दुकान के पास ही है। 11 सितंबर को भी वो वहां गई थी, रजिस्टर में एंट्री है उसकी। राखी के पास फोन नहीं था, शायद इंटरनेट पर वो किसी के टच में। सर, मैंने साइबर कैफे के मालिक को कहा है राखी कौन सी साइट्स विजिट करती थी, उसकी पूरी ऑनलाइन हिस्ट्री निकाले। ये मनोज चौधरी कल तक दिल्ली से आ जाना चाहिए सर। कोई स्कूल वाला माजरा तो नहीं? कोई रिजेक्टेड प्रेमी जिसने किसी के साथ मिलकर हमला किया हो बदला लेने? सर, राखी की अब तक जो तस्वीर उभरी है वो एक मजबूत और निडर लड़की की है। बिल्कुल सही तस्वीर उभरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राखी ने हमलावरों के साथ काफी फाइट बैक किया था। सर, घर वाले गांव वाले राखी को एक ही नसीहत देते थे कि ऐसे पेश आओ जैसी की लड़कियों से उम्मीद की जाती है, डरी सहमी सी रहो, जिद्दी मुंहपट नहीं। सारे मजदूरों से बात किए सर, वो सबके सब सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 4:30 बजे काम से चले जाते हैं। उसके बाद सारे खेत खाली हो जाते हैं। इस इलाके में इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है या कोई और जुर्म? ऐसा कुछ अभी तक रडार में तो नहीं आया सर। हिस्ट्री शीटर्स पर कोई लीड? अभी तक तो कोई नहीं सर, वैसे खबरी काम पर लगे हुए हैं, पर अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया सर जिसमें एक लूट का मामला गैंगरेप या मर्डर में तब्दील हो गया हो। सर, राखी ने नीतू को 350 रुपए दिए थे उस दिन, यानी उसके पास बचे 1500 रुपए। मैंने पहले भी कहा है सर, ये रकम काफी छोटी है लूटपाट के लिए। पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि राखी ने विनय अग्रवाल से ये एडवांस क्यों लिया था। सर, ये मनोज चौधरी, इसने कबूल किया है कि 11 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे राखी से मिला था। शायद वो को जानता हूँ। गैंगरेप हो, कम से कम 2 आदमी थे या शायद 3। राखी यहां से अपनी साइकिल पर आ रही हो और हमलावर शायद यहीं कहीं छिपकर बैठे, और फिर शायद यहीं कहीं से वो राखी को खेत के अंदर घसीट कर ले गए होंगे सर। और उसकी साइकिल को भी सर। खेत का रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, चांस कम है कि राखी खुद साइकिल पर खेत के अंदर गई होगी। इतना तो मैं श्योर हूं कि साइकिल को लूटने के इरादे से हमला नहीं हुआ होगा। मामला साइकिल से नहीं, राखी से ही जुड़ा हुआ होगा। आप लोगों ने जो राखी भामरिया के बारे में पता लगाया है, उससे तो यही लगता है कि राखी भामरिया वॉज अ फाइटर, एक मजबूत फाइटर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राखी ने ये साइकिल रिक्शा का खर्चा बचाने के लिए खरीदी थी।
अपनी इस इंडिपेंडेंट सोच के लिए उसने अपने पिता से कई बार डांट भी खाई। राखी को काबू में करने के लिए एक से ज्यादा लोग लगे होंगे, उसे दबोच कर उसकी हिम्मत को तोड़ने। मुझे नहीं लगता कि ये एक अचानक से हुई लूट का केस है जो ऑन द स्पॉट गैंगरेप और मर्डर में बदल गया। मुझे लगता है कि ये अटैक राखी के तन के जरिए उसके मन को तोड़ने की कोशिश थी, उसको दबाने के लिए किया गया था। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को देख लूंगी, समझे? आपका मतलब है राखी पर हमला करने भेजे गए थे? संभावना है राखी पर हमला करने की पूरी प्लानिंग के साथ आए होंगे। प्लान था तो कोई जान पहचान का हो सकता है। एक चीज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो लोग राखी को जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। तुम राखी को पसंद करते थे? जी सर, स्कूल टाइम से। तब भी राखी ऐसी थी, जिद्दी, मजबूत? हाँ सर, हमेशा से ऐसी ही थी, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करती। क्या राखी भी तुम्हें पसंद करती थी? राखी ने कभी बोला नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, ना अपनी फीलिंग्स उसे बताई। क्यों? सर अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। मुझे डर था कि अगर मैंने उसे प्रपोज किया और वो नाराज हो गई तो फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि राखी नाराज हो जाएगी? सर जहाँ तक मैं राखी को समझता था, उसे लाइफ में कुछ करना था, उसे पढ़ना था, उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था। मनोज, 11 सितंबर को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भोलागंज में तुम राखी से छिपकर क्यों मिले? यहीं क्यों नहीं मिले चंद्रोनी में? जबकि 6 सितंबर से तुम अपने घर पर ही थे यहाँ चंद्रोनी में। यहाँ मिला था सर, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। एक्चुअली राखी नहीं चाहती थी कि कोई देखे हमें साथ में, और बेकार में 2 और 2 5 जोड़े। इसीलिए दिल्ली जाने से पहले मैं उसे भोलागंज मिलने गया। मिलने का कारण? राखी को दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। वो जॉब इसीलिए कर रही थी ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सके। थैंक यू। राखी, तुझे तो कहीं पे भी एडमिशन मिल सकता है कोटे से, तो तूने कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया ना? नहीं। हाँ तो जल्दी से बना ले, आजकल ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। मनोज, मुझे एडमिशन ना सिर्फ अपने मेरिट पर चाहिए। बाबा के ऊपर फीस का बोझ नहीं डालना चाहती मैं, इसलिए 2 साल अच्छे से कमाऊंगी और फिर आगे पढ़ाई करूंगी। तुम एक हेल्प करोगे मेरी? हाँ बोलना, श्योर। एक मिनट। ये विश लिस्ट है कॉलेजेस की जहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। इनके फर्स्ट सेमेस्टर की और हॉस्टल की फीस पता करनी है मुझे। तुम पता करके ईमेल कर दोगे? मैंने वेबसाइट चेक किए पर वहाँ पर फी ब्रेकर मेंशन नहीं है। सुन, अगर तुझे कोई और हेल्प चाहिए, मतलब लोन समझ कर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ये एक ही हेल्प चाहिए, बाकी सब मैनेज कर लूंगी मैं। राखी बहुत पसंद थी सर मुझे। उस दिन मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद वो भी मुझे कुछ ऐसा कहेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, एक जरा सा हिंट तक नहीं दिया मुझे। वो तो बस कॉलेज फीस, रिसर्च फैसिलिटीज, प्रोफेसर्स, इसी के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ। मनोज, कोई आइडिया राखी ने उस दिन अपने मालिक से एडवांस क्यों लिया था? एडवांस? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा? हमारे बीच तो सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में बातें हुई थी, एक वर्ड यहाँ वहाँ का डिस्कस नहीं किया हमने। कोई और था तुम्हारे अलावा जो राखी को पसंद करता था? मैं ऐसे किसी को नहीं जानता सर जो राखी को लाइक करता था और उसके ना कहने पर उसके साथ ऐसा कुछ करे। ऐसे किसी को जानते हो जिसे राखी ने ना कहा हो? नहीं सर, उस जगह पे इस तरह का कभी कोई हमला नहीं हुआ और ना ही कोई लूट जिसे इस केस से जोड़ सके। गाँव क्या कहता है? कुछ नहीं, ठंडा सर। पर हमें कुछ तो चाहिए गुरु। सर मुझे लगता है ये जो लूट वाला एंगल है उसे आप किनारे कर दो। ये कोई करवाया गया मर्डर लगता है। गैंगरेप मत भूल। सर ये कोई पहली बार तो होगा नहीं कि लड़की की सुपारी उठाने वालों ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाकर अपनी हवस को पूरा किया। अबे गुरु, अगर ये किराए के बंदे थे तो ये नामुमकिन है कि तुझे इसकी बू ना लगी हो। कोई तो था जो राखी को जान से मारना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। ये सोनू साहू जो राखी को अक्सर छेड़ता था, उसे काफी तोड़ा है हमने। इस मनोज को भी टटोला। अब ये तो कंफर्म हुआ है कि मनोज चंद्रौनी से शाम को 5 बजे की ट्रेन में बैठा था, लेकिन कहीं कोई एंगल बन नहीं रहा है। इस पर हमें जल्द ही कोई ना कोई लीड चाहिए ही चाहिए। मामला काफी गर्मा रहा है जात पात को लेकर। सर मैं और कह रहा जाता हूँ, कुछ ना कुछ निकाल कर आऊंगा जरूर। तब तक आप इस राखी की सहेली नीतू से दोबारा बातचीत कीजिए। क्यों, कुछ सुना तूने? ना नहीं, पर सर जवान लड़कियां, सहेलियां, काफी कुछ बातें होती होंगी। हो सकता है नीतू कुछ छुपा रही हो। कैसे गुरु? सर, साइबर कैफे में राखी की सर्फिंग हिस्ट्री चेक की। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की वेबसाइट्स विजिट हुई हैं या फिर एडमिशन फॉर्म्स डाउनलोड हुए हैं। कभी किसी से कोई चैट वैट नहीं हुई। सर उस दिन राखी का एडवांस पैसे निकालना, ये मुझे कुछ खटक रहा है। आखिर क्यों एडवांस निकाला होगा राखी ने? लूट के सारे हिस्ट्री शीटर्स को एक बार फिर से बारीकी से टटोल। हो सकता है ये सारा मामला वाकई में 1500 रुपए की लूट का हो और हम ऐसे ही बिना बात के गोल गोल चक्कर काट रहे हैं।
हमने हमारे आदमी लगा दिए थे ये पता लगाने कि ऐसा कौन हो सकता है जिसे राखी से इतनी गहरी नफरत थी। हमने बिरजू को आंखें और कान खुले रखने के लिए कहा था ये पता लगाने कि कौन इस हादसे के बारे में या राखी भामरिया के बारे में कोई भी बात कर रहा है। विनय अग्रवाल जहां राखी काम करती थी वो भी हमारे संदिग्धों की लिस्ट में था। राखी की सहेली नीतू से बार बार पूछताछ की गई, इस उम्मीद से कि वो शायद इस केस पर कोई नई रोशनी डाले। क्राइम सीन लगातार हमारी आंखों के सामने आता रहा। उस जगह पर शायद कुछ ऐसा था जो हमसे नजरअंदाज हुआ था। यह केस अब पूरे राज्य में खलबली मचा रहा था। नीलम जी, राखी अपनी पढ़ाई के पैसे अलग करके बाकी के पैसे आपके हाथ पर रख देती थी। राखी ने कुछ तो बताया होगा इस एडवांस के बारे में। नहीं बताया साहब, लेकिन अगर राखी ने पैसे लिए थे तो किसी जरूरी काम के लिए ही लिए होंगे। फिजूल खर्ची नहीं करती थी मेरी बच्ची, बोलूं तो भी नए कपड़े नहीं लेती थी, एक शौक पूरा नहीं करती थी। हमें राखी के बारे में अब तक यही पता चला है कि वो काफी होनहार लड़की थी, अपने लिए और घर के लिए कुछ करना चाहती थी। काफी हिम्मत वाली लड़की थी, अपने फैसले खुद लेती थी और उन पर कायम रहती थी। क्या इसी वजह से राखी को मार डाला गया कि वो एक लड़की होने के बावजूद किसी की सुनती नहीं थी? और उतने के लिए सब कोई इतना गलत क्यों करेगा मेरी बेटी के साथ, और फिर जान से मार डालना क्यों? क्योंकि किसी को दिक्कत थी, गहरी दिक्कत थी कि राखी किसी की सुनती नहीं थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, आगे बढ़ रही थी। ऐसा कौन हो सकता है साहब? आपके पति रामलाल काफी नाखुश थे ना राखी के स्वावलंबी स्वभाव से। काफी गुस्सा था उन्हें राखी की सोच से, नहीं? सर, राखी के पिता रामलाल भामरिया के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है जो किसी सुपारी किलर की तरफ इशारा करे। जब हमने रामलाल का नाम आगे किया तो तुम्हें राखी की मां के इनकार में उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट महसूस हुई? नहीं सर, वो पूरी तरह शॉक्ड थी। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसे कुछ मालूम हो और वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। और सर, सस्ते से सस्ता सुपारी किलर भी कम से कम 5,000 तो लेगा, जो कि रामलाल के लिए काफी ज्यादा रकम है, और ऊपर से राखी उसकी अपनी बेटी। हाँ राठौड़, राखी भामरिया क्राइम सीन पर कल शाम को कुछ हुआ? वैसा ही? जी नहीं सर, हमला हुआ है 2 लोगों पर। कंप्लेंट अभी दर्ज करवाने आए। तो ये सागर पाल है और ये इसका छोटा भाई राकेश पाल, दोनों पर हमला हुआ कल शाम। सागर, राकेश, किसने हमला किया तुम दोनों पर? चंद्रौनी के 3 बदमाश थे, बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह और ललन परदेसी। साहब, हम तो अपना भोलागंज से लौट रहे थे, हमें मारा और लूट भी लिया साहब। ये जहां भी है, जो भी है, तीनों को उठा लो तुरंत। जहां राखी पर हमला हुआ था लगभग उसी जगह पर 3 लोगों ने एक लूट में भाग लिया था। ऐसा लग रहा था कि शायद राखी भामरिया के केस में हमें एक ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है। पुलिस ने बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह और ललन परदेसी तीनों को अंदर कर लिया है। और वो 2 भाई सागर और राकेश, उन्हें जब मैं थाने छोड़ने जा रहा था तो बता रहे थे कि इन तीनों ने खूब कूटा है उन्हें। तीनों बड़ी जाति के, और पुलिस यह हमारी बस्ती में ढूंढ रही थी। भला अपनी बिरादरी की लड़की के साथ कोई ऐसा करेगा? देखना आप लोग, पता चलेगा कि इन तीनों ने ही कांड कर दिया था राखी के साथ।
हुआ क्या था सागर, राकेश? बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह, लल्लन परदेसी ने तुम दोनों पर हमला क्यों किया? कोई दुश्मनी थी तुम्हारी उनके साथ? कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तीनों भोलागंज से हमारा पीछा कर रहे थे। जब हम चंद्रौनी के रास्ते पर पहुंचे तो ज्यादा लोग नहीं थे वहां। अचानक से उन्होंने ओवरटेक किया और हमें मारना शुरू कर दिया। क्या है भाई? चल नीचे उतर। क्या चाहिए भाई तुमको? जब काली कर। दादागिरी है क्या? साहब पूरे 3 दिन का गल्ला था, सब लूट के ले गए। और इतनी बेरहमी से पीटा साहब। उन्हें कैसे पता चला कि तुम लोगों के पास इतने पैसे थे? हम क्या जाने साहब। बस ऐसे ही पीछा किया, मारपीट की और पैसे लूट लिए? हाँ साहब, चंद्रोनी के नामचीन बदमाश हैं, सब जानते हैं साहब। हिस्ट्री शीटर्स के राउंड अप के दौरान त्रिभुवन सिंह, बहादुर सिंह, लल्लन परदेसी, इन तीनों का नाम क्यों नहीं आया? आया था सर, लेकिन इन तीनों पर चार्जेस है दुकानदारों को परेशान करने या छोटी मोटी मारपीट करने के। मोलेस्टेशन, सेक्सुअल क्राइम की कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए राखी के केस के साथ कोई जोड़ नहीं मिल रहा था। अब शायद मिल जाए। अरे साहब, वो लोग झूठ बोल रहे हैं साले। पंगा उन्होंने लिया था। उन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो हमने जवाब दे दिया साहब। जवाब देने में पैसे लूटने भी शामिल होता है? साहब वो जानबूझ कर गलत कट मार रहे थे, यूज पास में से। भगा त्रिभुवन भगा, और तेज चला। साहब हम बाइक से गिर सकते थे, बहुत चोट लग सकती थी हमें। इसी गुस्से में साहब थोड़ा ज्यादा हाथ पैर चल गए। जब गुस्से में हमारे हाथ पैर चलते हैं ना, तो सामने वाले का क्या हाथ होता है उसकी झलक दिखाऊं? हम उनसे माफी मांग लेंगे और उनके पैसे वापस लौटा देंगे। राखी भामरिया को कैसे लौटाओगे? उसे किस बात का जवाब दिया तुम तीनों ने? अरे साहब, इन 2 बंदों को लूटा पीटा, उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, लेकिन उस रेप और मर्डर कांड में कहां हमारा नाम जोड़ रहे हैं आप? गुंडे साहब, वैसे ही नहीं। उस शाम को तो हम चंद्रौनी में थे ही नहीं साहब। सागर और राकेश पाल जिंदा बच गए। हिम्मत करके उन्होंने शिकायत लिखवाई, पर राखी ने दहाड़ लगाई होगी, बोली होगी कि तुम तीनों को वो छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसको वहीं खत्म कर दिया। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को देख लूंगी, समझे? नहीं साहब, हम वहां पर थे ही नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ था? साहब हमने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं, कसम से साहब। हाँ साहब, उस दिन तो हम लोग वहां थे ही नहीं। राखी की लाश से सीमेंट सैंपल्स मिले 3 आदमियों के, संभाल के रखा हमने। तुम तीनों के साथ मैचिंग की जाएगी, उसके बाद सारा सच अपने आप बाहर। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब। आप जबरदस्ती हमें उस कांड में घसीट रहे हैं साहब। साहब हमने पहले ऐसा कोई कांड किया ही नहीं है। अकेली लड़की देखी और झपट पड़े उस पर, उसके बाद जो 1500 रुपए थे वो भी लूट लिए। हमने कुछ नहीं लूटा साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। मौका है तुम तीनों के पास, जो भी सच है बोल दो, नहीं तो हमारा डंडा सच बुलवाएगा, और अगर डंडा सच नहीं बुलवा पाया तो बाकायदा सबूत बोले। उन तीनों को हमारे हवाले कर दो मैडम, हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि उस तरफ के लोगों का काम है। हाँ मैडम जी, ये तीनों ना बड़े बदमाश है। पांडे साहब को भी मैंने बोला था कि ऐसा कर सकते हैं। अरे 2 भाई तो मेरी भी पूरे दिन की कमाई लूटी है इन्होंने। अगर ये लोग राखी के गुनहगार हैं तो हमें सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। अगर ये लोग गुनहगार हैं तो ये साबित करने के लिए हमें ठोस सबूत चाहिए होंगे। और क्या सबूत चाहिए मैडम जी आपको? सागर पाल और राकेश पाल मर्द हैं, इसीलिए उन्हें लूटा और पीट कर छोड़ दिया। राखी लड़की थी तो उसके पैसे लूटे और उसके बाद उसकी इज्जत लूटी, जान से मार दिया, फांसी पर चढ़ा दो उनको। तुम तो बीच में बोलो मत सोनू, खुद औरतों को छेड़ने की भद्दी हरकत करते हो। ये कतई मत समझना कि तुम हमारे शक के घेरे से बाहर हो। हद करती है मैडम। आप पुलिस उनका पूरा का पूरा साथ दे रही है हम लोगों को दबाने के लिए। हमारे गांव की बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ और उसका गुनाह हम लोगों पर थोपने चली आप। आप तो तीनों को हमारे हवाले कर दो मैडम, गांव की चौपाल पर खड़ा करके तीनों से कबूल करवाएंगे कि ये काम उन्होंने किया है। मुझसे पुलिस वाले कुछ पूछ रहे थे उस दिन। क्या पूछ रहे थे? क्या हमारी बेटी पर ये किसी ने करवाया है?
पुलिस पूछ रही थी या कह रही थी? मुझे नहीं पता। ये उन तीनों ने किया है जो पकड़े गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता होगा? हमें लगभग यकीन था कि यही 3 राखी भामरिया के गुनहगार थे, पर इससे पहले कि हम पूरी हकीकत तक पहुंचते, मीडिया ने यह ऐलान कर दिया कि यही 3 राखी भामरिया रेप और मर्डर केस के दोषी हैं, जिसके चलते हमारी तहकीकात अब दुविधा में आ गई थी। देखा चाचा, सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। बेकार में सब मुझ पे ही शक कर रहे थे। भाई ये तो समझे कि इन 3 गुंडों ने ये कांड किया था, लेकिन पुलिस कह रही है राखी 1,500 रुपए लेके निकली थी भोलागंज से। रामलाल भाई और नीलम भाभी को पता ही नहीं था कि इतने पैसे उसने अपने मालिक से क्यों लिए थे। भाई सच कहूँ ना, ये राखी भी कुछ कम नहीं थी। रास्ते में कुछ कहा सुनी हो गई होगी उन बदमाशों से, और मुंह फटू ने जवाब दे दिया होगा। सही कह रहे हो भैया। उन 3 गुंडों ने 2 बारी मेरे रिक्शा को भी रुका के पैसे मांगे थे, मैंने तो चुपचाप दे दिए। राखी को भी चुपचाप दे देने थे पैसे, तो शायद आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। क्या ये कांड उस गर्मा गर्मी का नतीजा था जो उस रास्ते पर शायद राखी और उन 3 हमलावरों के बीच हुआ था? हम इस बारे में अब भी अंधेरे में थे। क्या राखी पर हमला एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ था? ये तभी पता चलता जब वो तीनों अपना मुंह खोलते। और गुनहगारों का मुंह हमने खुलवाया। इसके चलते हम एक ऐसे भंवर में फंस गए जो शायद हमें गुमराह करने के इरादे से रचा गया था। अब और झेला ना जाता भाई। ये लोग कुटाई बढ़ाते रहेंगे तब तक कि जब तक हम कुछ बोलना पड़े। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या बोलना चाहिए? कुछ तो बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। इन्हें कुछ चाहिए तो कुछ दे देते। सर, त्रिभुवन सिंह, बहादुर सिंह और लल्लन परदेसी 11 सितंबर की शाम को इन तीनों के सेलफोन लोकेशन भोलागंज थी, फिर चंद्रौनी। जब जुर्म हुआ तब इन तीनों में से किसी की भी लोकेशन क्राइम सीन के आसपास की थी? नहीं सर। शायद यह भी प्लान का हिस्सा हो कि कोई सुराग ही मत छोड़ो जो हमें इन तक ले जा सके। सर, तीनों कुछ बात करना चाहते हैं। साहब, वो मर्डर के बारे में बताना है। गैंगरेप और मर्डर? सिर्फ मर्डर। मतलब तुम तीनों ने सिर्फ मर्डर किया राखी का, बाकी रेप कोई और 3 बंदों ने किया? नहीं साहब, हम राखी वाले केस की बात नहीं कर रहे। तो फिर किसके मर्डर की बात कर रहे हो? वो गुफरान मिर्जा का साहब। गुफरान मिर्जा कौन है? यही चंद्रौनी का रहने वाला था, किसान था। इस कृषि दर्शन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जब इस सच है फटाफट बोल दो, वरना यहीं इसी लॉकअप में काट दूंगा। यही बोलना था साहब, सिफा मिर्जा का पति था ये। कत्ल हुआ था उसका। कहां दर्ज है इस मर्डर की रिपोर्ट? कहीं नहीं, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं चला था कि उसका मर्डर हुआ है। लोगों को पता चला कि गुफरान को दिल का दौरा पड़ा था। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उसका मर्डर हुआ था? वो हमने किया था गुफरान का मर्डर। गुफरान मियां, अरे कोई है मदद करो। गुफरान मियां को दिल का दौरा पड़ा है। शिफा मिर्जा ने हमें 50,000 रुपए दिए थे अपने पति को मारने के लिए।
साहब सबने मान लिया गुफरान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है और उसे दफना दिया गया। और उसके साथ ही सारे मामले भी दफन हो गए, किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। कब की बात है ये? 1 साल हो गया साहब। पूरे 1 साल के बाद तुम लोगों का ज़मीर जागा, वो भी तब जब राखी भामरिया रेप और मर्डर केस में तुम लोगों का पर्दाफाश होने को है। मालिक, हमने राखी भामरिया के साथ कुछ नहीं किया, कसम से कह रहे हैं साहब। हम सब फंस गए यहाँ पे साहब। हम मानते हैं साहब कि हम लोगों को लूटते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं। हमने सागर और राकेश को भी लूटा, आज तक हमने किसी लड़की की इज्जत नहीं लूटी साहब आज तक हमने एक ही मर्डर किया है, वो भी गुफरान का, और वो भी साहब सामने से सिफा मिर्जा ने 50,000 रुपए देते इसलिए कि। राखी की सुपारी कितने की थी और किसने दी थी? अरे साहब जब सुपारी ली ही नहीं तो कैसे बताएं? 1 साल बाद 3 गुनहगार एक दूसरे जुर्म के लिए पकड़े गए थे। पूरी संभावना थी कि वो राखी के गुनहगार भी हो सकते थे, पर तीनों सामने से एक दूसरे जुर्म को कबूल रहे थे। हमें शक था कि एक चाल थी हमें गुमराह करने की, और एक सवाल यह भी था कि क्या गुफरान मिर्जा के कत्ल की खबर सच भी थी या नहीं। झूठ बोल रहे वो लोग साहब। मेरे शौहर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, मैं खुद वहां मौजूद थी। सरासर झूठ बोल रहे वो लोग। वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे शिफा? 1 साल में चंद्रौनी गांव में कितने लोगों की मौत हुई होगी, और वो सिर्फ तुम्हारे शौहर के बारे में ही झूठ क्यों बोलेंगे? मैं क्या जानूं साहब, सारी दुनिया जानती कि राखी के केस में पकड़े गए वो लोग, तो हो सकता है ना अपने आप को बचाने के लिए वो कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे होंगे। इसमें बेकार में मुझे घसीट रहे हैं। गुफरान शिफा को तलाक देकर मुझसे निकाह करने वाला था, क्योंकि शिफा को बच्चे नहीं हो रहे थे। मैं चौंक गई जब मुझे पता चला कि गुफरान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हुमायरा, तुम्हें पहले से शक था कि गुफरान की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई थी? यकीन, पहले दिन से यकीन था कि दाल में कुछ काला है, पर किसी ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। अब जाकर सारा का सारा सच सामने आ रहा है। अननेचुरल डेथ थी, गले के बगल वाली हड्डी टूटी है, गला घोंटते वक्त ऐसा हुआ होगा। डॉक्टर, अगर मौत गला घोंटने की वजह से हुई है तो जब मर्डर हुआ तब गले पर उंगलियों के निशान भी रहे होंगे। बिल्कुल रहे होंगे। हैरत की बात है, जब मौत का पता चला, जब लाश को दफनाया गया, तब कहीं पर भी किसी ने भी नोटिस कैसे नहीं किया? शिफा, तुम्हारे शौहर की लाश को कब्र से बाहर निकालकर जांचा गया। यह साबित हो चुका है कि गुफरान की मौत एक मर्डर था। झूठ वो लोग नहीं बोल रहे, झूठ तुमने बोला। एक मर्डर को दिल का दौरा बताया। हुमायरा मिर्जा ने भी कबूल किया है कि तुमने गुफरान मिर्जा को क्यों मरवाया। देखो, अब सच कबूल करने के अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। सर, शिफा ने कबूल कर लिया है कि उसी ने बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह और लल्लन परदेसी को 50,000 रुपए दिए थे अपने पति गुफरान का कत्ल करने के लिए। अब केस बनेगा, FIR दर्ज होगी, चार्जशीट फाइल होगी। पर इन तीनों ने इस गड़े मुर्दे को क्यों उखाड़ा? राखी के केस को दफनाने, उससे बचने। सर, तीनों को काफी तोड़ा, लेकिन तीनों के तीनों उसी बात पर अड़े हैं कि राखी के केस उनका कुछ लेना देना नहीं है। सर, मुझे लगता है कि वो लोग जानते हैं कि गुफरान मर्डर केस में उन्हें जो सजा हो सकती है उससे कहीं ज्यादा कड़ी सजा उन्हें राखी रेप और मर्डर केस में होगी, क्योंकि ये केस आजकल इतनी चर्चा में जो है। शायद इसलिए गुफरान वाला केस हमें परोस दिया। सोचा होगा 1 साल पुराने केस में सबूत जुटाने में समय लगेगा, तब तक कोर्ट में बेल होती रहेगी और फिर पैतरा बदल कर निकल जाएंगे। काफी शातिर गेम खेल रहे हैं सर ये तीनों। जल्दी हमें इन तीनों को अदालत में पेश करना होगा, और चूंकि राखी के केस में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इनके खिलाफ, पूरे चांसेस हैं कि गुफरान मिर्जा के केस में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। फिर राखी के रेप और मर्डर केस में इन तीनों से पूछताछ करने के लिए इनकी दोबारा कस्टडी हम किस बेसिस पे मांगे? काफी शातिर चाल है। अगर देखा जाए तो गुफरान मिर्जा के केस में उसकी पत्नी शिफा नहीं, उसके कत्ल की सुपारी इन तीनों को दी थी। हो सकता है सर राखी के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। अगर वाकई में ऐसा है तो हमारे पास एक ही संदिग्ध है जिसके पास कारण था राखी को मारने का। शायद वो खुद नहीं कर पाए, इसलिए सुपारी उसने तीनों को दे दी। आपकी बेटी राखी का क्लासमेट और दोस्त मनोज चौधरी आपकी बिरादरी का नहीं है, बड़ी जाति का है, लेकिन राखी को इसकी परवाह नहीं थी। राखी और मनोज दोस्त थे।
पिता के तौर पर काफी मुश्किल रहा होगा आपके लिए बेटी का इतने आजाद ख्यालात का होना, अपने फैसले खुद करना, फिर चाहे वो नौकरी करना हो, साइकिल खरीदना हो, या साइकिल चलाकर 10 किलोमीटर दूर नौकरी पर जाना, या फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने जितना बड़ा फैसला लेना। राखी सबके खिलाफ जाकर समाज के सभी दायरे तोड़कर आगे बढ़ रही थी। ये बात चुभती तो होगी आपको। कुछ बातें चुभती थी साहब, बहुत चुभती थी। समाज में बेटे से ही सारी उम्मीदें की जाती है, आपको भी होंगी अपने बेटे से। पर जब राखी पैदा हुई तब आपने सोचा भी होगा कि काश पहला बच्चा लड़का होता। राखी पर लगाम लगाना काफी मुश्किल हो गया था आपके लिए, सही बात है ना रामलाल जी? अपनी लगाम वो खुद अपने हाथ में पकड़ के रखती थी साहब। जब मैं ड्यूटी से लौटता था ना तो पानी लेकर दौड़ती हुई आती थी, अपने माँ के काम में हाथ बटाती थी, अपने भाई के पढ़ाई में मदद करती थी, घर खर्च में भी मदद कर रही थी। एक जिद थी उसमें। मुझे लगता था ये जो आगे पढ़ने का, नौकरी करने का भूत सवार है उसके ऊपर, कुछ महीनों में उतर जाएगा। लेकिन नहीं, उसने मुझे एक बार फिर से गलत साबित कर दिया। राखी मेरे जैसी नहीं थी साहब। मैं तो ये सोचकर बड़ा हुआ हूं कि मैं किसी की बराबरी नहीं कर सकता, या तो बड़े लोगों की मदद मिले या फिर सरकार की। लेकिन मेरी बेटी राखी, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए थी। उसे जो कुछ भी चाहिए था अपने बलबूते पर हासिल करना चाहती थी साहब। राखी जिस शाम घर नहीं लौटी, आपने ये नहीं सोचा कि पुलिस में खबर करनी चाहिए? अगले दिन सुबह राखी को ढूंढने निकले, रात पर सिर्फ इंतजार किया। मुझसे ही गलती हो गई साहब। मुझे उसी शाम शिकायत दर्ज करवा देनी चाहिए थी। मुझे उसकी चिंता थी, लेकिन भरोसा भी था साहब कि राखी अपना ख्याल खुद रख सकती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था साहब कि राखी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने तो सोचा था कि किसी काम से रुक गई होगी कहीं। रात भर? क्या दिन क्या रात साहब, तब कुछ पता ही नहीं चला। मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है साहब, लेकिन आप लोग जैसा सोच रहे हैं ना, वो भी गलत है। मैं अपनी बेटी की जिद और खुली सोच से गुस्सा नहीं था, मुझे उसकी फिक्र थी। मैं जानता हूं साहब, आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे हैं कि मैंने उन तीनों को पैसे दिए राखी को मारने के लिए। अब इस पे मैं क्या बोलूं साहब? वैसे आप सही कह रहे थे साहब। नीलम जब पेट से थी मैंने लड़का ही चाहा था, लेकिन राखी पैदा हुई। राखी के पैदा होने से मैं दुखी नहीं हुआ था साहब। वो मेरा खून थी, मेरी अपनी बेटी थी वो, और मैं अपनी बेटी राखी के लिए इंसाफ चाहता हूं साहब। जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये सब किया है, आप बस बता दीजिए कि पक्का इन्हीं लोगों ने किया है। अकेले सबको मार डालूंगा साहब, सबको मार डालूंगा साहब। हमारी टीम को नाकाम बताकर इस केस से निकालने की मांग के मचे शोर के बीच हमने हमारे तीनों मुख्य संदिग्ध त्रिभुवन सिंह, बहादुर सिंह और लल्लन परदेसी के बाकायदा परमिशन लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया। क्या नाम है तुम्हारा? त्रिभुवन सिंह। अब तक कितने लोगों को लूटा है तुमने? यही 10-12 लोगों। गुफरान मिर्जा का खून किसने किया? तुमने? हाँ। और राखी भामरिया का रेप और मर्डर किसने किया? तुमने? नहीं। क्या राखी भामरिया का रेप और मर्डर लल्लन परदेसी और बहादुर सिंह ने किया? नहीं। हमें सच की उस एक किरण की तलाश थी जो हमें इन तीनों के खिलाफ तहकीकात आगे बढ़ाने की राह दिखाती। सर, पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट तो नेगेटिव आए हैं। किसी भी सवाल पर डगमगाए नहीं। जो टेस्ट के पहले कहते आए थे वही टेस्ट के दौरान कहना, मतलब सर लगता नहीं झूठ बोल रहे। पूरे 1 साल तक कत्ल के राज को दबाए बैठे थे,
वो जब राखी भामरिया केस में फंसने वाले थे तो एन मौके पर आकर उगल दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है। शातिर क्रिमिनल्स उसे भी बीट कर देते हैं। फिर भी सर, राखी भामरिया केस में इस वक्त हमारे पास इन तीनों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। शायद राखी का रेप और मर्डर इन तीनों ने नहीं किया, या शायद किया हो जैसा कि आपको शक है, पर बतौर सबूत आपके पास कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह भी तो नहीं है इस घटना का। हमें एक ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत है अमृता। राखी के रेप और मर्डर को लेकर जो शोर मचाया जा रहा है, मुजरिम उन्हीं शोर मचाने वालों में से कोई हो सकता है। शोर तो पूरा गांव मचा रहा है। कल रास्ता रोको मुहिम छेड़ दी थी, आज असेंबली के बाहर धरना दे रहे हैं। केस को हमसे लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। ये सोनू साहू हमारा सबसे पहला सस्पेक्ट था। ईव टीजिंग की हिस्ट्री रही है, पर राखी के केस में कुछ मिला नहीं था इसके खिलाफ। फिर भी हमारी रडार से बाहर नहीं है। गवाह ढूंढिए इंस्पेक्टर, कोई चश्मदीद गवाह। कोई गवाही तो नहीं है अमृता। ये कहिए कोई सामने नहीं आया है, पर होगा जरूर। अब ऐसे ही तो किसी को नहीं धर सकते, कोई तो लीड होनी चाहिए इसके लिए। इंस्पेक्टर, मैंने इस केस को थॉरली स्टडी किया है। भोलागंज से चंद्रोनी अपने घर आ रही थी राखी। चंद्रोनी में रेलवे स्टेशन है। भोलागंज से कई लोग चंद्रोनी स्टेशन आते हैं मिठीपुर जाने के लिए, जहां काफी सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। राखी 5:30 बजे भोलागंज में अपनी दुकान से निकलती है अपने घर जाने के लिए अपनी सहेली नीतू के साथ। यहां दुकान से इस पॉइंट तक करीब 20-25 मिनट लगे होंगे उन्हें साइकिल पर, जहां से दोनों अलग अलग होती है अपने अपने घर जाने के लिए। इस पॉइंट से क्राइम सीन तक करीब 25-30 मिनट लगे होंगे उसे साइकिल पर। राखी अकेली साइकिल चलाती हुई इस पॉइंट तक पहुंचती है। 5:30 बजे भोलागंज से निकली अपने घर जाने के लिए, 20-25 मिनट नीतू के साथ, 25-30 मिनट अकेली, 45-50 मिनट टोटली, यानी राखी क्राइम सीन तक 6:15-6:20 तक पहुंचती है। इस वक्त ये साइकिल यहां नहीं होनी चाहिए थी। साइकिल को यहां होना चाहिए था, रोड पर। गैंगरेप और मर्डर करने में मान लेते हैं 30 से 45 मिनट लगे होंगे। अमृता, आप सजेस्ट कर रही हो कि इस 30 से 45 मिनट के दौरान किसी ने देखा होगा? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जैसे मैंने कहा, पास में मिठीपुर में फैक्ट्रीज है। वर्कर्स की शाम की शिफ्ट खत्म होती है उस वक्त। इन 30 से 45 मिनट के बीच वहां से कोई गुजरा ना हो, ना कुछ देखा हो, चीखें तक ना सुनी हो, नामुमकिन। कोई तो जरूर होगा, पर सामने नहीं आ रहा। फिर सिर्फ एक ही क्यों? एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं जिन्होंने देखा हो, सुना हो, पर रिपोर्ट नहीं की। पर आपको उनमें से किसी एक को ढूंढ निकालना है इंस्पेक्टर। चंद्रोनी स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेन के टाइमिंग चेक कीजिए। कौन सी ट्रेन कहां से आती है और इस टाइम के आसपास वहां रुकती है। भोलागंज से कौन रेगुलर अप डाउन करता है जो इन 45 मिनट के बीच चंद्रोनी और भोलागंज के रास्ते से रोजाना गुजरता होगा। अंत में हमें पता चलने वाला था कि राखी भामरिया पर हमला करने वाले भी 3 लोग थे, पर उन तक पहुंचने से पहले हम उस एक शख्स को ट्रैक करने में लगे हुए थे जो इस भयंकर जुर्म का चश्मदीद गवाह था। हमारे रडार में कई लोग आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि हमें कितने लोगों से पूछताछ करनी होगी, कौन झूठ बोलेगा, कौन सच। आखिर में एक ऐसा शख्स सामने आया जिस पर हमारी शक की सुई टिक गई, पर हम तब भी पक्का नहीं थे कि हमारी शक की सुई सही आदमी पर टिकी थी या नहीं। आप लोग क्या जानना चाहते हैं मुझसे? क्या वो ये 3 आदमी थे? मैं समझा नहीं, ये कैसा सवाल है? समझाते हैं सुनील मिश्रा। तुम मीठीपुर बीबी वाइट्स में काम करते हो। तुम्हारी शिफ्ट सुबह 9 बजे शुरू होती है। तुम बिना चूके 8:15 बजे चंद्रोनी स्टेशन पहुंचते हो। 8:25 की शटल लेकर मीठीपुर जाते हो।
शिफ्ट खत्म होती है शाम को 5 बजे। मीठीपुर स्टेशन से 5:15 की शटल लेकर तुम 6:45 बजे पहुंचते हो चंद्रौनी स्टेशन। फिर चंद्रौनी से अपनी बाइक पर अपने घर जाते हो भोलागंज। और 11 सितंबर को भी तुम रोज की तरह काम से लौटे। शाम को चंद्रौनी से भोलागंज पहुंचे, नामदेव की दुकान से पान खाया, कलकत्ता सादा कतली सुपारी, और उस समय बजे थे 6:45। तुम चंद्रौनी से भोलागंज यहां इस रास्ते से होकर गए हो, क्योंकि यही एक रास्ता है बाइक के लिए। क्या तुम भी शामिल हो इस कांड में? नहीं नहीं, ये क्या नाप शनाप बोले जा रहे हैं सर आप। मैं एक साधारण सा मजदूर हूँ, घर परिवार है मेरा, और आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं। ठीक है, तुम एक अच्छे भले आदमी हो, मेहनती हो, फोरमैन हो पैकिंग डिपार्टमेंट, सब ठीक। तुमने कांड में हिस्सा नहीं लिया, पर कांड होते वक्त तुम यहां से गुजरे जरूर थे, तो तुमने कुछ ना कुछ देखा भी होगा। सुनील, तुमने जुर्म होते हुए देखा है ना? तुम्हारी शक्ल साफ बता रही है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। सर मैंने कुछ नहीं देखा सर। मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस जगह पे कांड हुआ था। जो तुमने देखा था? मैंने कुछ नहीं देखा सर। सर मैंने बस उसकी चीखें सुनी थी। लड़की की चीखें थी? जी। मैंने उसकी चीखें सुनी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। मैंने उसकी साइकिल भी देखी, रास्ते पर पड़ी थी। डर गया था, खेतों में से चीखने की आवाजें आ रही थी। मुझे पता नहीं था कितने लोग होंगे। सर मैं बहुत ज्यादा डर गया था सर, और भाग गया वहां से। साइकिल रास्ते से लगकर पड़ी हुई थी? जी। क्या वो ये साइकिल थी? जी यही थी। दिखाओ, कहां पड़ी हुई थी साइकिल? सर यहाँ पर। कितने लोग थे वहां, तुमने देखा उन्हें? सर मैंने किसी को नहीं देखा सर। एक दिन बाद अखबार में पढ़ा, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई, कुछ नहीं कर सका। कम से कम आप लोगों को फोन कर देना चाहिए था। सर लानत है मुझ पे। पछताने के लिए अब काफी देर हो चुकी है सुनील। अब बस तुम इतना बता दो कि कौन लोग थे। क्या वो ये तीनों थे? सर मैंने किसी को देखा ही नहीं, तो कैसे बताऊं? जैसा कि मैंने कहा था, साइकिल को रोड से उठाकर खेतों के अंदर क्राइम सीन पर रखा गया होगा, लाश के पास। ये इस मकसद से किया होगा कि रात को रोड पर अप डाउन करने वाले किसी की नजर में ना आए, और अगले दिन सुबह आसपास के खेत मजदूरों के आने तक इस कांड की खबर किसी को ना हो। अगले दिन खेतों पर मजदूरों के पहुंचने से पहले ही राखी के पिता रामलाल और उसका छोटा भाई रमेश पहुंच गए थे। अगर साइकिल रोड पर ही पड़ी रहती रात भर, तो वो रात को ही रामलाल भामरिया की नजर में आ गई होती। मैंने उसके स्टेटमेंट में पढ़ा है कि वो रात को अपनी बेटी राखी को ढूंढने के लिए निकला था। हमने रामलाल को संदिग्धों की लिस्ट से लगभग निकाली थी हमने। तो फिर रामलाल से दोबारा क्वेश्चनिंग कीजिए इंस्पेक्टर। पूछिए उससे कि जब वो अपनी बेटी की खोज में निकला था, क्या रास्ते में उसे कोई मिला था? क्या उसने किसी से पूछा था राखी या उसके साइकिल के बारे में? जब मैं यहाँ पहुंचा अंधेरा हो चुका था, 7 साढ़े 7 बज चुके थे। रास्ते में मैं किसी से नहीं मिला। जब आप ढूंढने निकले थे तब आपने सबसे पहले किससे पूछा था राखी के बारे में? मैडम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सबसे पहले शिफा मिर्जा के घर गया। सोचा अब राखी वहां टीवी शीवी देखती होगी। नहीं, आपने कहा था कि आप 8:30 बजे तक राखी को ढूंढ रहे थे। अब आप हमें यह बताइए कि जब आप राखी को रोड पर ढूंढ रहे थे तो सबसे पहले आपने किससे पूछा था राखी के बारे में? पूछता किससे साहब, रोड पर एक आदमी नहीं था। फिर मैं चंद्रौनी स्टेशन गया, वहां पर मैंने विरजू के रिक्शा को जाते देखा। स्टेशन पर किसी से बात हुई? हाँ, स्टेशन पर अपने गांव का कैलाश बोझी मिला था। कैलाश, राखी को कहीं देखे क्या? नहीं रामलाल जी, क्या बात है? घर नहीं लौटी अभी तक। तो यहाँ स्टेशन पे क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं जाने वाली थी वो? भगवान जाने कैलाश, राखी अभी तक घर नहीं लौटी है। भोलागंज से 5:30 बजे ही निकल चुकी थी। वहां से मैं बिरजू रिक्शा वाले के घर गया। सोचा भोलागंज रोज अप डाउन करता है, शायद उसे कुछ पता हो। हाँ साहब, रामलाल चाचा को मैंने चंद्रौनी स्टेशन पे भी देखा था, तब पता नहीं था कि क्या हुआ है। फिर जब रात को वो घर आए तब पता चला। रामलाल ने हमसे कहा कि तो चंद्रौनी स्टेशन से घर खाली रिक्शा लेकर जा रहा था। मंदा टाइम होता है साहब, अब किसी को 8 बजे की मीठीपुर के लिए शटल लेनी हो, बस वही जाता है। तो उस रात किसे छोड़ने गया था तू? अपने कैलाश कोची को। मीठीपुर में रिफाइनरी में जॉब करता है, नाइट शिफ्ट होती है उसकी साहब। कहाँ से बैठा था कैलाश? यही साहब अपने चंद्रौनी से।
मेरे घर से 2 घर छोड़ के ही उसका घर है। मैं स्टेशन से लौटा ही था कि मेरे पास आया और बोला मुझे स्टेशन छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है। देख बिरजू, हम काफी कुछ पता करने के बाद, टटोलने के बाद तुमसे ये सवाल कर रहे हैं। हमें काफी कुछ पता है। क्या पता है साहब? हमने चंद्रोनी स्टेशन पर रोजाना आने जाने वालों पर नजर रखी हुई थी। कब आते हैं, कब जाते हैं। हमें पता चला ये कैलाश घोजी तो रोज 5:45 की मीठीपुर के लिए शटल लेता है। फिर 11 सितंबर को कैलाश घोजी लेट क्यों निकला? साहब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब कैलाश को ही पूछिए ना। ठीक है, कैलाश से ही पूछते हैं। तो साहब मैं निकलूं, मेरी सवारी का टाइम हो रहा है। नहीं, थोड़ी देर रुक बिरजू। तूने काफी मदद की है हमारी, थोड़ी और कर, शायद तेरी जरूरत पड़ जाए। बाहर बैठ, कुछ खा पी, हम कैलाश को उठाते हैं। जी ललित कनौजिया हमारे साथ चलो, चंद्रोनी थाने। लेकिन क्यों? 11 सितंबर के बारे में बात करनी है। साहब वो दरअसल मेरी तबीयत खराब थी और उस दिन जाने का प्लान भी नहीं था। फिर सोचा कि अगर नहीं गया तो मालिक मचमच करेगा और एक दिन का पगार भी काट लेगा, तो लेट से ही सही लेकिन मैं गया। तो तूने 8 बजे की मीठीपुर के लिए शटल ली चंद्रोनी स्टेशन से? जी, और तभी रामलाल जी भी मिले मुझे स्टेशन पे। ये हम जानते हैं, पर तू ये नहीं जानता कि हम और भी कुछ जानते हैं। क्या साहब? तू तो रोज 5:45 बजे की शटल लेता है ना चंद्रौनी स्टेशन से? जी मैडम। पर तू रोज बिरजू का रिक्शा तो नहीं करता। चंद्रौनी गांव के मोड़ पर अपने दोस्त का इंतजार करता है, भोलागंज वाले दोस्त का, जो तुझे पिक करता है। फिर तुम दोनों एक साथ चंद्रौनी स्टेशन से 5:45 बजे की शटल लेते हो, है ना? जी मैडम। फिर ऐसा क्या इत्तेफाक हुआ 11 सितंबर की शाम को कि तू लेट निकला काम पर, तेरा दोस्त भी लेट निकला काम पर, फिर तुम दोनों एक साथ स्टेशन पर मिले और एक ही शटल ली, 8 बजे वाली। कैलाश तो कुछ बताना भूल तो नहीं रहा है? नहीं साहब, क्या बोल सकता हूँ? यही कि ललित कनौजिया का फोन आया था तुझे शाम को 5 बजे? हाँ साहब, मैंने उस दिन 8 बजे की शटल ली थी मीठीपुर के लिए। मतलब काम पर लेट जाने का प्लान साथ में बना था। प्लान? कैसा प्लान सर जी? मुझे जरूरी काम निकल आया तो मैंने कैलाश को फोन किया शाम 5 बजे। हाँ कैलाश, मेरी राह मत देखना, मैं 5:45 की शटल से नहीं आ पाऊंगा। मुझे बिजली का बिल भरना है और 3-4 काम भी निपटाने। मैं 8 की शटल से आ पाऊंगा। कोई बात नहीं ललित, मैं स्टेशन पैदल ही चला जाऊंगा। रात को ड्यूटी पे मिलते हैं, ठीक है? मुझे लगा था कैलाश रोज की तरह 5:45 वाली शटल से गया होगा, लेकिन जब मैं 8 बजे वाली शटल के लिए चंद्रोनी स्टेशन पहुंचा तो कैलाश को देख थोड़ा चौंक गया। अरे कैलाश, तू भी लेट निकला? हाँ वो लेट हो गया, वो काम में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। वो बिरजू है ना अपना, वो रिक्शा वाला, उसने अभी अभी मुझे स्टेशन छोड़ा। अभी याद आया ललित का फोन? हाँ साहब, अभी याद आया। कुछ और याद दिलाएं? उस दिन भी तू ऐसे ही हिला हुआ था, ललित ने पूछा भी था तुझसे। तू ठीक तो है ना कैलाश? हाँ भाई, मुझे क्या हुआ है? नहीं, तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, मानो कोई भूत देख लिया हो। नहीं, ठीक हूँ मैं। कैलाश काफी परेशान लग रहा था उस दिन, मैंने सोचा कोई घरेलू परेशानी होगी। उस शाम को भोलागंज चंद्रौनी रोड पर राखी भामरिया के साथ जो कांड हुआ उसके बारे में कुछ बोला कैलाश ने? कुछ भी नहीं साहब, एक शब्द नहीं। और उस रात ड्यूटी पर भी काफी परेशान लग रहा था वो। जब उल्टा लटका कर डंडे मारेंगे ना तो झेल नहीं पाएगा, हड्डियां टूटेंगी तेरी। जिंदगी भर के लिए खाट पकड़ सकता है, मौत से बदतर जिंदगी होगी तेरी। वो मैं सब। क्या साहब? सीधा सीधा बोल, कौन कौन शामिल था तेरे साथ उस दिन कांड में? मैडम मैं तो बस स्टेशन जा रहा था, मुझे इन सब में घसीटा गया है। किसने घसीटा तुझे कैलाश? मैडम जी अभी बहुत देरी हो रही है, मेरी सवारियां छूट जाएंगी। अब तो तेरी सवारी हमेशा के लिए छूटी समझ बिरजू। मैडम मैं कुछ समझा नहीं। समझे तो हम नहीं, तुझे चोर को ही खबरी बनाने की गलती कर बैठे। साहब अब कहाँ उस झूठे कैलाश की बातों में आ रहे हैं? चल। कैलाश झूठ बोल सकता है बिरजू, इसलिए हमने तेरे इस कांड के तीसरे साथी को भी खोज निकाला। उसके सामने तो तू ये नहीं कह पाएगा कि वो भी झूठ बोल रहा है।
अब बोल बिरजू, तेरा एवं मेरा भाई अजीत भामरिया तो झूठ नहीं बोलेगा ना? साहब अब जिससे चाहे जो बुलवा सकते हैं। हम भी राखी के ही जात के हैं, छोटी जात के हैं, इसलिए आप हमें फंसा रहे हैं और असली गुनहगारों को तो आप छोड़ रहे हैं, हमें दबोच रहे हैं। दबोचना तो तू चाहता था राखी को, क्योंकि वो तेरे से कई गुना ज्यादा मेहनती थी, होनहार थी। और ये जात पात का नाटक बंद कर, भयंकर गुनाह किया तुम लोगों ने। सर मेरी बात क्या? तू अच्छी तरह से जानता था कि तू राखी का अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, चीर कर रख देगी तुझे। इसलिए तूने अपने साथ इन दोनों कायरों को भी मिलाया, पहले अजीत को और फिर कैलाश को। हाँ साहब सही बोल रहे हैं आप। राखी अपने औकात से आगे बढ़ने लगी थी, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी थी। क्या हुआ बिरजू, रिक्शा क्यों रोक दी तूने? राखी आज मैंने जानबूझ कर सवारी नहीं बिठाई। क्यों? बात करनी थी तुमसे। अच्छा जो भी है जल्दी बोलो, मुझे ना देरी हो रही है। स्कूल में मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और मैंने भी तुझे बताया था ना बिरजू कि मुझे तुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पर क्यों, क्या खराबी है मुझमें? हाँ एक ही जात के हैं और अच्छा खासा कमा भी लेता हूँ, खुश रखूंगा तुम्हें। मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ, तू रिक्शा चालू कर। देख राखी इतना हवा में मत उड़, और ये तू डिग्री वगैरह ले भी लेगी ना तो अभी दूसरे जात के लड़के मुड़ के नहीं देखेंगे। तू भी मत देखना, मुड़कर आगे देख और रिक्शा चला। बोला ना मैंने देर हो रही है मुझे। इस गुरूर के चक्कर में देर ना हो जाए, पता चला कहीं और मैं किसी के साथ सेटल हो गया और तेरी किस्मत में अपनी बिरादरी का कोई बुढ़ा काका आ जाए। मतलब तू नहीं चलेगा? मैं जा रही हूँ। राखी राखी सुन, कल तक सोच समझ के जवाब दे देना, ठीक है? रामलाल चाचा से बात करने आएंगे मेरे माँ बाबा। अरे राखी रुक तो, अरे 10 किलोमीटर चल के जाएगी क्या? आजा छोड़ देता हूँ। लेकिन सिर्फ रिक्शा चलेगा, तेरी जुबान नहीं, समझा? समझा। मैंने राखी को कभी गंदी नजर से नहीं देखा साहब, दिल से प्यार किया। शादी के लिए पूछा था, शादी के लिए साहब, लेकिन वो नक्शड़ी, इतना गुरूर था उसको, घुस गई बात दिमाग में कीड़े की तरह कि गुरूर तोड़ना है साली का। समझना था उसको कि लड़की है, लड़की की तरह रहना सीखे। ए बिरजू, क्या कर रही है? रिक्शा खराब होगी क्या? साहब मैं रोज की तरह चंद्रोनी स्टेशन जा रहा था, तब रास्ते में मुझे बिरजू और अजीत मिल गए और बस। और बस यूं ही ऐसे ही रेप और मर्डर में शामिल हो गया अपने मजे के लिए? बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मैं फिसल गया था बुरी तरह। भाई जंगली बिल्ली है वो, हम दोनों से संभलेगी नहीं, फिसल भी सकती है। देख भाई, अगर हम तीनों साथ में झपटेंगे ना तो काबू में आ जाएगी। बिरजू अपने गांव की लड़की है, बवाल हो जाएगा। बवाल तो तब होगा जब वो किसी से कुछ कहेगी, और वैसे भी उस राखी का वो हश्र करेंगे ना कि किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगी कि क्या हुआ उसके साथ। और वैसे भी तेरा क्या जाता है, हम दोनों के साथ तू भी मजे ले। क्या है रे बिरजू? तू अपने आप को मर्दों से भारी समझती है ना? आज देख ये 3 बार तेरे बैग पर कैसे भारी पड़ते। बचाओ! कोई है! बचाओ! मेरा इरादा राखी को जान से मारने का नहीं था साहब, मैं बस मनवाना चाहता था शादी के लिए। एक लड़की का गैंगरेप करके तो उसे शादी के लिए मनवाना चाहता था? मैं बस उसका गुरूर तोड़ना चाहता था। मैडम, ये बिरजू ने मुझसे बोला था कि बस इतना ही करेंगे और उसके बाद शादी के लिए मनवाएंगे। ये मर्डर वर्डर करने वाला ये मुझे मालूम ही नहीं था। सब रेप के लिए राजी हो गया तू, लेकिन मर्डर से आपत्ति थी। इतना दयालु है तू, इतनी इंसानियत भरी थी अंदर कूट कूट कर। साहब उसको मारने में मेरा कोई हाथ नहीं था साहब। फट गई होगी तेरी, जब इस घिनौनी हरकत के बाद भी राखी तेरे सामने डट कर खड़ी रही और बोला होगा उसने कि वो तुझे छोड़ेगी नहीं। देख राखी, मैं अब भी तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो तेरा गुरूर था ना, मुझे बस उससे दिक्कत थी। सालो कमीनो, तुम्हें क्या लगा कि रेप कर दोगे तो टूट जाऊंगी मैं?
तुमने से एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको जेल पहुंचाऊंगी, समझे? बिरजू तूने कहा था सिर्फ मजे लेंगे। चुप, एकदम चुप। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अजित तू जा बाहर से साइकिल उठा ला और यही कहीं फेंक दे। राखी के घर वाले और पूरा गांव दंग रह गए ये जानकर कि राखी के गुनहगार ऐसे लोग थे जिन्हें राखी और पूरा गांव इतने करीब से जानते थे। तीनों आरोपियों ने साफ मना कर दिया है कि उन्होंने वो 1,500 रुपए चुराए थे जो राखी अपने साथ लेकर निकली थी। राखी ने अपने मालिक से वो एडवांस किस लिए लिया था, उन पैसों का क्या हुआ, ये अभी भी एक रहस्य है। पर अनुमान लगाया जा सकता है कि राखी ने यह एडवांस या किताबें खरीदने या किसी एडमिशन फॉर्म के लिए या ऐसे ही कोई उपयोगी कारण के लिए लिया होगा। यह संभावना भी है कि कोई क्राइम सीन पर पहुंचा हो, लाश देखी हो और पुलिस को इतला करने के बजाय पैसे लेकर भाग गया हो। तीनों आरोपियों के सीमन सैंपल्स ले लिए गए हैं और उन्हें लाश पर मिले सैंपल्स के साथ मैच किया जाएगा। यह केस सिर्फ कठिन नहीं था, इस केस ने पूरी टीम में गुस्सा और आक्रोश पैदा किया था। एक सक्षम, मेहनती, फोकस्ड और मजबूत लड़की थी राखी भामरिया। इस लड़की ने सहानुभूति और दानशीलता को ठुकराकर अपनी योग्यता को अपना हथियार बनाया था गरीबी का वध करने। ऐसी होनहार लड़की का इतना भयंकर अंत हुआ था। अगर इस लड़की को जिंदा रहने का हक मिलता, मेहनत करने का अवसर मिलता, तो ये लड़की पूरे गांव, पूरे राज्य, पूरे देश का सर ऊंचा कर सकती थी। हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फुल प्रूफ बने ताकि कानून उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।